आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो इनकी आंखों के अंदर मुझे पतंग उड़ता हुआ नजर दिखाई देता है। उसको यकीन मानिए, ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहां पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। मैं तमाम उलमाए किराम, इस इलाके के बुजुर्गों, मेरी और माओ और बहनों से मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा पॉकेट, बहुत बड़ा बेल्ट है हमारे लिए। हो सकता है कि कल जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, जीत और हार का फैसला नारेगांव की यह आवाम तय करने वाली है। हमें मालूम है कि अगले कुछ दिनों के अंदर कैसी कैसी साजिशें और रची जाने वाली है। मैं खास तौर से यहां के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। इसलिए चौकन्ना रहना है कि अगर कोई लड़का अगर किसी के घर में जा रहा है ये बोलकर कि मुझे इलेक्शन कार्ड दो, आपका आधार कार्ड दो, ये इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आपके घरों से कलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन से एक रात पहले आपके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी कि एक वोट के बदले में हम 300 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे। ये ऐसे हथकंडे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये सब हथकंडे अपनाए थे। हम एक बार गिर चुके हैं, अब अगर खड़े हैं तो अच्छे अच्छों को गिराने के लिए खड़े हुए हैं हम। एक बात समझ लो, गलती से भी अगर कोई ऐसी गलती करने के लिए नारेगांव के अंदर आएगा कुछ बोल रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा अंधी कैसा कैमरा वाला खुश हो रहा कि दे दिया इम्तियाज जलील ने हमारे को। इम्तियाज जलील अब घंटा देता तुम्हारे को। हम सिर्फ इतना बोल रहे, अंधी आज इतना खौफ, इतना डर कि हमको हराने के लिए, भाई और बहनों, अरे इतना अच्छा काम किए हैं देश में, राज्य में, तो यहां आने की क्या जरूरत थी मोदी बाबा। वहां पे बैठ के ऐलान करना था कि हमने ये करे, हमने वो करे। जहां जा रहे, जिस किसी का स्टेज सज रहा है, जो आ रहा है, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा बड़े पप्पा। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख आए, यहां पे ये नहीं बोले
कि नारे गांव में पानी कब तक लाने वाले हैं। क्या बोले? ए अवैसी। मैंने दूसरे दिन बोला, ए देवेंद्र, हम सूद समेत वापस देते हैं। गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है मजलिस। जिस भाषा में तुम बात करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलने वाला है। 3 दिन बचे हैं। पता चला है कि मोदी जी के आने के बाद भी कुछ दाल गल नहीं रही है। तो सुना है उत्तर प्रदेश से टकले को टकला नहीं बोलते। गलत है ये आप लोगों का, बहुत गलत है, बहुत गलत है आप लोगों का। कैसा बोलते हैं आप लोग टकले को टकला? आ जाओ, आ जाओ मेरे सैया। बगैर गाड़ियां लगाए, बगैर 300 और 500 रुपये दिए, सिर्फ इतनी पब्लिक जमा करके बताओ तो हम मान जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर ये जितने भी दीवाने आए हैं, ये मजलिस की मोहब्बत में और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी के लिए आए हैं। सब परेशान रहते हैं। बोले यार तुम्हारी सभाओं में इतनी पब्लिक आती कहां से है? हम उनको ये बोलने वाले हैं 20 तारीख के दिन देखना कैसा धपा धप धपा धप धपा धप। मुझे मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में नारेगांव के नौजवानों ने, नारेगांव के छोटे छोटे बच्चों ने, हमारी माँ और बहनों ने शिद्दत से इबादत की थी। ये दुआएं मांग रहे थे कि हमें कामयाबी मिली, लेकिन अल्लाह की कुछ और मसलहत थी। यकीनन वहां पर हम नाकामयाब हुए। हो सकता है कि अल्लाह ये चाहता होगा कि पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील, तुम्हें असद साहब के बाजू बैठने की जरूरत नहीं है। वहां पर 100 सोनार की 1 लोहार की हमारा असदुद्दीन अवैसी अकेला काफी है। हो सकता है अल्लाह ने कुछ हमारे लिए अलग सोच रखा होगा कि इम्तियाज तू जा विधानसभा के अंदर, और जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी और जिसकी पीठ थपथपाने के लिए एकनाथ शिंदे आए थे और उन्होंने कहा था उस रामगिरी को कि तुझे केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे। एकनाथ शिंदे साहब वो रामगिरी भी खुद टकला है। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। कितने लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोग कहते हैं कि 16 तो खड़े किए हैं, 288 है। क्या कर लेंगे अगर 16 के 16 जीत कर आ गए? तो मैं कहता हूं 16 छोड़ो, एक को देखो क्या करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं जब पार्लियामेंट में बैठता था, असद साहब की तकरीर 3 बजे होने वाली रहती थी, तो भाजपा वाला आके 12 बजे 11 बजे मुझसे पूछता था आज बोलेंगे साहब? तो मैं कहता था आज बोलेंगे। बोले काय पे बोलेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे, तबीयत से बजाएंगे तुम्हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही होता था। बस मेरे भाइयों, मैं आपके और असद साहब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं। अगर आपकी बेटी
आपकी बहन की कहीं शादी हुई है, वोट यहीं पर है। आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप लोगों को यहां पर एक एक वोट की कीमत को समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम बनता है तो ऐसा ही नहीं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे अपना प्लेन का टिकट खरीद के आते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। और एक हम है कि पोलिंग बूथ यहां पर है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, वोट डालने इसलिए नहीं गए थे कि रिक्शे नहीं लगाए थे भाई। ना रिक्शे चाहिए, नानखलिए की दावत भीड़ बाईपास पे है तो वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां पे रिक्शे नहीं लगाए थे। मेरे भाई, 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% से नीचे रहा तो मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि आपको 23 तारीख का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीत और हार का फैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा अगर हमारे अपने इलाकों में 80% से कम का वोटिंग परसेंटेज रहा। और अगर 80% के ऊपर तुमने हासिल कर लिए, 23 तारीख का इंतजार नहीं, 20 तारीख के दिन ही इंशाअल्लाह जश्न मनाया जाएगा। 20 तारीख के शाम ही इस शहर के अंदर एक नारा गूंजेगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे के पहले मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके बीच में आवाज़ दो। औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात को यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम है आप लोग सब असद साहब को सुनने के लिए आए हैं। ज़ै नशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब। और मैं इस नारे गाँव को नारे गाँव नहीं, ये हमारा गाँव कहूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नारे गाँव ये हमारा गाँव है। नारे गाँव ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह साथ दिया है, कुछ दिन पहले कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत भोग रहे थे कि ऐसा और वैसा है, लेकिन आज नारे गाँव ने फिर से साबित कर दिया कि आज नारे गाँव हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था और है और इंशाअल्लाह रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को बोलना यही है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कुछ ख़ास इसलिए होने जा रहे हैं, हम तो उम्मीदवार हैं, लेकिन अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं वो मजलिस को हराना चाहते हैं। और मजलिस के अगर कोई यहाँ पर मालक है तो मेरे कायदे मोहतरम हर वक्त कहते हैं कि जमहूरियत में अवाम बादशाह होती है और बादशाह का, और मैं समझता हूँ वो अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं ये उनका मुकाबला है। अब आपको जीतना है उन दलालों से जो दलाली करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को अपना नारे गाँव जो आपने देखा होगा, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पर डेवलपमेंट की स्टार्ट किए, उन्होंने शुरुआत किए हैं और इसी को जारी व सारी रखने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब को इस हलके से भारी वोटों से कामयाब करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए नहीं, बल्कि आपको हराने के लिए खड़े हैं, आपके इत्तेहाद को हराने के लिए खड़े हैं। जो बड़े मुश्किलों से आपने इत्तेहाद को कायम किया और एक मिसाल बने हैं। मैं समझता हूँ ना सिर्फ औरंगाबाद महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी इत्तेहाद की अगर मिसाल दी जाती है तो वो आपका औरंगाबाद शहर है। ये इत्तेहाद को हम हर वक्त कायम रखने के लिए मैं चाहूँगा आप लोग इस मर्तबा भी इन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा अपने वोटों के जरिए 20 तारीख को देंगे। इम्तियाज़ जलील साहब का इम्तियाजी निशान जो पतंग है उनका बटन नंबर 6 है। आप लोग इनके लिए यहाँ पर कोशिश कीजिए और वहाँ पे भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब अगर सेंट्रल में होंगे तो वहाँ पर भी आप कहिए कि मजलिस का एक छोटा सा सिपाही असदुद्दीन ओवैसी साहब का खड़ा है। आप बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए दोनों तरफ से आप जो है तो मजलिस के सीटों को कामयाब करने के लिए आप लोग दुआएं भी कीजिए और वोट भी दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन और मंच पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान, वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद ईस्ट, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, राजस्थान से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खां साहब, जनाब मतीन पटेल साहब, समीर साजिद साहब, अफसर पठान साहब, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब शरीफ पठान साहब, जनाब मुंशी पटेल साहब, जनाब रसूल मौलाना साहब, जनाब शेख अहमद कॉरपोरेटर साहब, जनाब खैरू सेठ साहब, जनाब फ़िरोज़ खां कॉरपोरेटर, जनाब महमूद मिर्ज़ा साहब, जनाब असरार अहमद साहब, जनाब मुख्तार शाह साहब, जनाब अब्दुर्रहमान आलिम खां साहब, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जनाब मोइन पटेल साहब, जनाब निसार मिर्ज़ा साहब, जनाब इसाक़ कुरैशी साहब, मौलाना मोहम्मद नईम साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार साहब, वजूज़ ज़मा रुकने बल्दिया, मोहम्मद गौस रुकने बल्दिया, दिल्ली से तशरीफ़ लाए दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब शोएब जामी साहब, सरताज सैफ़ी साहब, मोहम्मद असरार साहब, शानू मलिक साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि 20 नवंबर के दिन इस इंतखाबात की रायदही पोलिंग का दिन है। आज आप एक इंतखाबी जलसे में तशरीफ़ लाए। मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। मगर मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आप दुआएं भी करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ से आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को भारी अक्सरियत से इस विधानसभा से आपने कामयाब किया। मगर पार्लियामेंट इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज वो नाकाफ़ी होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए ताकि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी भारी अक्सरियत से हो सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 2 मरतबा से यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब हुआ है और ये बात आप तमाम पर आया है कि बीजेपी के आमदार ने औरंगाबाद ईस्ट में पूरब में एक मंसूबाबंद तरीक़े से कोई विकास का काम नहीं करवाया। आप जानते हैं
कि नारेगांव हो, मिसलवाड़ी हो, जिंसी हो, किराटपुरा हो, संजय नगर हो, बैजीपुरा हो, यहाँ पर मौजूदा विधायक ने, आमदार ने कोई काम नहीं करवाया। इसलिए काम नहीं करवाया रोड, ड्रेनेज का, पीने के पानी का, स्कूल का, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर काम नहीं करवाना है। उसने अपनी तंग नज़री और तासुबियत का मुजाहरा करते हुए इन तमाम इलाक़ों में जहाँ पे अक़लियतें बसती हैं वहाँ पर काम नहीं करवाया। जो कुछ भी डेवलपमेंट, विकास या तरक्याती काम हुए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने करवाए, या फिर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब जब रुकने पार्लिमान थे तो उन्होंने अपने MP लैट स्कीम से इन तरक्याती काम को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम मिलकर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, ताकि औरंगाबाद ईस्ट में, पूरब में, इन तमाम इलाक़े जात में जहाँ पर BJP ने अपनी तासुबियत और तंग नज़री के बुनियाद पर डेवलपमेंट के काम नहीं करवाए, मजलिस का रुकन असम्बली कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो ना सिर्फ जिन इलाक़ों का मैंने ज़िक्र किया वहाँ पर भी काम होगा, और जहाँ पर दलितों की आबादी है, जहाँ पर मराठाओं की आबादी है, जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहनों की आबादी है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी डेवलपमेंट काम करवाया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने नारेगांव में स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पर एक मॉडल स्कूल के क़याम की बुनियाद अमल में डाली, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ के बसने वाले छोटे मुन्ने हमारे बच्चे और बच्चियाँ जब वो स्कूल तामीर होगा तो उससे अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आज जो महाराष्ट्र में बरसर इक़्तिदार जमात है, शिंदे आए औरंगाबाद को, मोदी आए औरंगाबाद को, मगर इन्होंने कभी भी यहाँ पर आकर औरंगाबाद के विकास के बारे में कोई बात नहीं की। नारेगांव में आप जानते हैं कि बिजली की सप्लाई बहुत ही नाक़िस किस्म की आपको दी जाती है, और बिजली नहीं मिलने की बुनियाद पर हमारे बच्चे अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है तो इसका ज़िम्मेदार BJP है, मुख्यमंत्री शिंदे है, और यहाँ का आमदार अतुल सावे है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम तरक्याती काम के लिए आपको 20 नवंबर के दिन अपने के कोड का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि BJP के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोकने के लिए यहाँ पर ऐसे कई लोगों को खड़ा कर दिया गया जिनका मकसद जीतना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि इम्तियाज़ जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार यहाँ से आमदार मुंतखब ना हो जाए। इसीलिए ये लोग अपने आप को बेचकर औरंगाबाद के इत्तेहाद का सौदा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारा ज़मीर तुमको इस बात की इजाज़त देगा कि तुम रात में जाकर आराम की नींद सो सकोगे? तुम औरंगाबाद को नुकसान पहुंचाकर, तुम औरंगाबाद के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाकर, तुम औरंगाबाद में जो एक सियासी क़ियादत आपने पैदा की उसको रोकने के लिए तुम अपने आप को वो ताकतों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो जो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने आज़ाद उम्मीदवार
या फिर जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार खड़े हैं, ये तमाम के तमाम उन दुश्मनों से मिले हुए हैं जिनका रास ताल्लुक उस शख्स से है जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। आज इम्तियाज़ जलील की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है? मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं कि इम्तियाज़ जलील बड़े फरिश्ते हैं। मैं ये दावा ज़रूर कर रहा हूं इम्तियाज़ जलील एक इंसान है। मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है इम्तियाज़ जलील से गलतियां भी हुई होंगी, इंसान है, मगर इम्तियाज़ जलील से असल गुस्सा और बुग़्ज़ इस बात का है कि इम्तियाज़ जलील जब रुकने पार्लिमान बनकर औरंगाबाद से गया तो भारत की पार्लियामेंट में मैंने कई ऐसे सीनियर पार्टी के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बड़े बड़े सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़बान से सुना कि ओवैसी साहब ये पहले मर्तबा का एमपी इम्तियाज़ जलील है, बड़ी खूब तरीके से अपनी बात को रखता है, बड़ी दिलेरी से अपनी बातों को रखता है और बहुत स्टडी करके आता है। यही बात मजलिस के मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही थी कि आखिर कौन है यह शख्स जो औरंगाबाद की गली कूचों से निकलकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत के ऐवान को हिला के रख दे रहा है। आखिर ये कौन है वह शख्स जो पहली मर्तबा जीत कर गया और हर मसले पर और ख़ास तौर से अपने क्षेत्र औरंगाबाद की तरक्की के लिए लड़ रहा है। यही इम्तियाज़ जलील था जिसने औरंगाबाद एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट आती थी, आज इम्तियाज़ जलील की नुमाइंदगी पर कम से कम 8 से 10-12 फ़्लाइटें औरंगाबाद एयरपोर्ट पर आती हैं। इन लोगों को ये परेशानी लागत हो गई कि हमने एक एमपी को जीतते हुए देख लिया, मगर कोविड का ज़माना आया तो इम्तियाज़ जलील हाई कोर्ट को जाकर हाई कोर्ट के सामने खुद खड़े होकर ये कहा कि औरंगाबाद के अस्पतालों में कई डॉक्टर और कंपाउंडर की वैकेंसियां हैं, उसको पुर किया जाए। इम्तियाज़ जलील के ही नुमाइंदगी पर कोर्ट में लड़ने पर कोर्ट ने आर्डर दिया तो मुखालिफिन मजलिस को ये बात पसंद नहीं आई कि शख्स हाई कोर्ट में भी जाकर लड़ रहा है। फिर गरीबों के घर का मसला आया तो इम्तियाज़ जलील पार्लियामेंट की अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। इम्तियाज़ जलील ने पार्लियामेंट में कई मरतबा PMAY के तहत औरंगाबाद के गरीबों के घर के लिए उस स्कीम में औरंगाबाद की जनता के लिए लड़ता रहा। इनको ये बात पसंद नहीं आई। यहाँ पर पीने के पानी के लिए इम्तियाज़ जलील लड़ते रहे, इनको पसंद नहीं आया। इनको ये बात भी पसंद नहीं आई कि ये कौन शख्स है जो 20 साल के बाद महाराष्ट्र में एक मुस्लिम अक़लियत का MP जीत कर आया है और ये तमाम काम बड़ी बेबाकी से और बखूबी अंजाम दे रहा है। फिर आपने देख लिया कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो तमाम ताकतें एक हो गई, चाहे वो नाम निहाद सेकुलर हो या RSS हो या शिवसेना हो, सब ने मिलकर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोकने के लिए एक हो गए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक ही मुसलमान लड़ रहा था अक़लियतों की तरफ से। सब ने मिलकर इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए कोशिश में लग गए और नतीजा आपने देख लिया कि इम्तियाज़ जलील की कामयाबी को रोक दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के गरीबों ने अपनी एक आवाज़ को खोया, महाराष्ट्र के दलितों ने अपने एक हमदर्द को खोया, महाराष्ट्र के मराठाओं ने उनकी एक आवाज़ को खोया, महाराष्ट्र के धंगर समाज ने जो उनके लिए लड़ रहा था पार्लियामेंट में, जिसने अहल्याबाई होलकर का जिक्र किया, वो एक अपनी आवाज़ से महरूम होकर रख गए। औरंगाबाद की आवाम ने अपने एक बेबाक आवाज़ को पार्लियामेंट में खो दिया। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान ना सिर्फ औरंगाबाद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज और इन तमाम समाजों को हुआ,
बल्कि हिंदुस्तान के, भारत के वो तमाम अक़लियतों को जो ये देख रहे थे कि 2019 से 2024 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP मिलकर पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को चले जाइए, बिहार को चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, आप राजस्थान को चले जाइए, सब लोग तकलीफ का इजहार करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से अकेला हो गया भारत की लोकसभा में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नारेगांव की जनता से अपील कर रहा हूं, मैं औरंगाबाद ईस्ट की जनता से अपील कर रहा हूं, हम जिन जालिमों के मंसूबों का और उनके साजिशों का शिकार हो गए, अब के बार 20 नवंबर को मेरी आपसे इस्तिदवा है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप उन जालिमों को उनके नापाक मंसूबे में कामयाब होने मत दीजिए। एक हो जाइए, मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी बेबाक आवाज जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो नतीजा आया, मैं इम्तियाज जलील के बारे में कहता था कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू था, आज मैं अपने बाजू से महरूम हो गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। मगर मेरे नारेगांव के इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, उलमा और मशाइखीन, गयूर नौजवानों, मैं तो अपने बाजू से महरूम हो गया, मगर खुदा के लिए तुम अपने बाजू से महरूम मत हो जाओ। तुम्हारी एक आवाज है इम्तियाज जलील, जो मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में ना सिर्फ औरंगाबाद सेंट्रल बल्कि पूरी गरीब जनता के लिए इम्तियाज जलील उनकी नुमाइंदगी करेगा। ये जो लोग खड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है। ये बीजेपी से मिठाई खा चुके हैं, ये बीजेपी के गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये बीजेपी की दी हुई वेजिटेरियन नान खलाई खा रहे हैं, और इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद एक ही है, जीतना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि मोदी जीत जाए और आप और हम हार जाए। फैसला आपको करना है, आप जीतेंगे या फिर बीजेपी आरएसएस जीतेगी, या इम्तियाज जीतेगा या मोदी जीतेगा। ये नारेगांव और औरंगाबाद ईस्ट की आवाम को फैसला करना है। मेरा विजदान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि इंशाअल्लाह ताला यहां से हक की कामयाबी होगी, बातिल की शिकस्त होगी। मेरा विजदान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये वो गयूर सरजमीन है औरंगाबाद ईस्ट की, जो किसी से नहीं डरने वालों की सरजमीन है। यहां पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मंजलिस को कामयाब करेंगे ताकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता का फायदा हो सके। अरे यहाँ का एमएलए नाकारा आमदार है जो इन तमाम इलाके जात में काम नहीं करवा सका, इसको फिक्र ही नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, मगर जो लोग आज मंजलिस की मुखालिफत में गुफ्तगू कर रहे हैं, रिकेक हमले कर रहे हैं और पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, याद करो 2014 को, याद करो 2014 को, जब तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे और तुमने अपने साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता के साथ दिल्ली में मेरे घर पर वक्त लेकर मिलने को आए थे। मैं तुमको जानता भी नहीं था, तुम मेरे घर को आए और उसमें एक शख्स थे जिनका नाम वो आले रसूल सादात थे।
वो मेरे घर में आए, इसरार कर रहे थे। मैंने कहा ये बात करेंगे, तो मुझसे आकर घर में बैठकर मैंने उनकी, जो मुझसे हो सकता था, मैंने उनकी खातर तवाज़ो की। उसके बाद जो एक साहब थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने 2014 में मुझसे कहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम अपने साहिब के पास से आपको पैगाम लेकर आए हैं कि आप इलेक्शन मत लड़िए महाराष्ट्र का, आपको जो चाहिए हम आपको मुहैया कर देंगे। मुझे अच्छी तरह वो अल्फाज याद हैं। मैंने कहा कि आप मेरे घर में मेहमान हैं, आप आले रसूल हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर खुदा के लिए मेरे घर में बैठकर आप मेरा सौदा नहीं कर सकते। आप गलत घर को आए हैं। ये वो घर है जिसमें हम पैदा हुए, जिस घर के रिवाज ये है कि हम अपने आप को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, मगर कौम के नाम पर सौदा करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैंने उस शख्स से कहा कि तुम आले रसूल हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो बच गया। मैं अहले बैत की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं तो इस कौल को जानता हूं इमाम जाफर उस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के, कि इमाम जाफर उस-सादिक ने कहा था कि अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीओ वला तफर्रको, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुंतशिर मत हो जाओ, तो इमाम जाफर उस-सादिक ने कहा कि जो कुरान में फरमाया गया अहले बैत है, कि अहले बैत को पकड़ लो। मैं उनसे कहा कि आप इस तरह की बात मत करिए, आप बराए मेहरबानी अगर और कुछ गुफ्तगू करना चाहते तो मुझसे बात करिए। वो उठ गए और चले गए। उसके बाद वो शख्स इतना मुतासिर हुआ, बोला मैं औरंगाबाद का हूं, मैं मंजलिस में आना चाहता हूं। मैंने कहा याद रखो, मंजलिस में जब आ रहे हो तो तुम इस तरह की बात दोबारा मेरे सामने नहीं करना। और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील पर रकेक हमले करते हैं। कौन सी जबान में तुम बात कर रहे हो? अगर कोई आकर मुझसे कहेगा कि मैं 70 साल के करीब हो चुका हूं, मुझे टिकट दे दो, कोई आकर मुझसे कहेगा कि मैंने वंचित को पैसे दिए हैं, दूसरी पार्टी को भी इंस्टॉलमेंट देने तैयार हूं, उनसे एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो मैंने कहा अगर आप दूसरी पार्टी से एडजस्टमेंट करा रहे हैं तो मजलिस के पूरे सीटों का ऐलान करिए, अलायंस कराइए, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक सीट पर क्यों? अगर अलायंस होगा तो सब सीटों पर होगा। तो बोले नहीं, खाली मेरी सीट की मेरी को फिक्र है। आप बताओ, जो शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए मर मिट रहा है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जात का साथ देगा या इन लाखों करोड़ों औरंगाबाद के दिलों में बसने वाली मोहब्बत, धड़कने वाले दिल का साथ देगा? बताओ। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, अगर कल वो शख्स इनकार करेगा, निकाल के रख दूंगा आवाम के सामने पूरी बातें तुम्हारी एक एक। मैं 70 साल का हो गया। अरे अगर 70 साल के हो गए तो अल्लाह अल्लाह करो ना, कौन रोक रहा? 70 साल का हो गया मैं। अब मैं भी बोलूंगा, मैं भी 70 साल का हूंगा कभी ना कभी, अल्लाह जिंदा रखा तो। नहीं, मैं 70 साल का हो गया, आई वांट वन मोर इलेक्शन। क्या बात है, क्या बात है, बताइए आप। और कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे।
और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा, मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। एक कैंप में मैं गया, उस बच्चे का नाम शाहनवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे साथ लेकर चल रहा था। मैं एक कैंप में गया तो देखा कि 10 लोग बैठे हुए, खवातीन रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद का एमपी ओवैसी आया है, उन्होंने और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा है, मैं जानता हूं कि एक कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया, इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था, वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी मां के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो तुम शादी, उसका इंतजाम उसका करवाओ। 2 या 3 दिन के अंदर उन तीनों परिवार की बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी हुई। मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया था। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं, अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि एक 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। राज्य समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का एक महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। और अगर जुल्म जो खवातीन पर हुआ तो इंटरनेट पर जाकर एक बहादुर जर्नलिस्ट है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसका नाम नेहा दीक्षित है। आउटलुक में स्टोरी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उसका जिक्र है, पढ़ो उस रिपोर्ट को। और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में, तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है,
कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं। ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दुनिया देता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो बीजेपी और कांग्रेस के एमपी बोलते थे कि इन लोगों ने औरंगाबाद को अपना दूसरा किला बनाया है, आज उस किले को कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि इस चिराग को जो आपने जलाया है ना, तुम नहीं जानते इस चिराग की रोशनी से कितने लोग हसद करते हैं। ये चिराग जो तुमने जलाया है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गय्यूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाओं, ये चिराग जो तुमने जलाया है, इसमें तेल नहीं है, तुम्हारा खून पसीना है, याद रखो। ये तुम्हारा खून पसीने से चिराग जो तुमने इत्तेहाद का जलाया, जिसकी रोशनी पूरे महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी है। सारी दुनिया तुम्हारे इत्तेहाद और सियासी शऊर की मिसालें देती हैं, इसीलिए हसद करने वालों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसलिए तमाम मीर जाफर, मीर सादिक, तमाम यजीद के एजेंट और तमाम इबलीस के चाहने वाले जमा हो गए कि इम्तियाज नहीं जीतना, और मिठाई और गुलाब जामुन जा रही है। ठीक है नौजवानों, खूब दबा के खाओ मिठाई गुलाब जामुन, रोकना नहीं अपने आप को। मिठाई उनकी खाना और डकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लेना। गुलाब जामुन उनका खाना, मगर 20 को बटन दबेगा पतंग पर। ये लोग ये समझ रहे हैं कि पैसों से कुछ कर लेंगे। अरे जालिमों, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मगर ये ऐसी जगह है जहां पर हैदराबाद से लोग आते और बोलते साहब हम बरसों से औरंगाबाद आ रहे, हमारा कुछ भी नहीं होता, यहां पर हम सेफ तरीके से जाते। अच्छा, इसकी मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं। झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिए, वो काट के करेंगे क्या की करेंगे, वो खाली काटना जानते हैं लोग। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के जलसे में गए, क्या हुआ मालूम? पाकिट मार दिया उसकी, उसकी पाकिट मार दिए। अब उन्हें किसको काटता कि नहीं मालूम, कुदरत का निजाम। उन्हें बोला काटता तो बीजेपी के ही मीटिंग में उसकी पाकिट काट दिए। है इंटरनेट पे है, देखो आप, हजरत गूगल पे मार के देखो, उसकी पाकिट मार दी। ये क्या पाकिट प्लेयर पूरे बीजेपी के जलसों में आते क्या? मैं झारखंड का बोल रहा हूं, यहां का नहीं बोल रहा हूं। पेपर में आया। तो मेरे भाई, आपके इस इत्तेहाद को मजबूत रखिए। अब ये शिंदे बोल रहे, बात करे कि अमित शाह बोल रहे हम लाडकी बहना, लाडली बहना, ऐसा चीर चीर के बोल रहे। हम 1500 रुपया अकाउंट में डाले, 1500 रुपये आए, इनके घर से नहीं आए, तुम्हारा पैसा है रखो। 1500 रुपये आ रहे, ठीक है ना। अब बताओ शिंदे, अमित शाह, औरंगाबाद में मैं मार्केट को भी जाके मंगाया, अभी 10 मिनट बाकी है। ना चावल जो है 30 रुपए था जब मोदी प्रधानमंत्री बने औरंगाबाद में, अब जो है 72 रुपीस हो गया। जवारी 20 रुपए था 2014 में,
जब मोदी प्रधानमंत्री बने औरंगाबाद में अब 45 रुपये हो गया, और आपके गुड़ 30 रुपये था, वो जो है 55 रुपये हो गया। जरा याद रखो आप इसको, मैं क्या बोल रहा हूं, समझे ना। हाँ, चावल फाइन 30 रुपये था, 72 रुपीस हो गया। चाय, मोदी जी चाय 20 रुपये थी 14 में, इन्होंने इतना चाय बनाए अब 39 रुपीस में आ गई। औरंगाबाद का रेट है ये। मसूर की दाल 60 रुपये थी, अब 155 रुपये हो गई औरंगाबाद में। लाल मिर्ची का पाउडर 180 रुपये में था 2014 में, अब 480 हो गया। इमली 80 रुपये थी, 220 रुपये हो गई। नमक 12 रुपये था, 25 रुपये हो गया। क्या नमक हलाली कर रहे। मीठा तेल 80 रुपये था, 160 हो गया। भिंडी 20 रुपये थी, 50 रुपये हो गई। बैगन 15 रुपये था, 40 रुपये हो गया। हरी मिर्ची 40 रुपये में थी, 100 रुपये हो गया। प्याज 15 रुपये, 40 रुपये में आज। आलू 2014 में 12 रुपये, अब 30 रुपये। टमाटर 15, 50 रुपये में हो गया। अब आप देख लो, अब ये मीठा तेल 160, 160 हिसाब में कौन अच्छा है यहां पे? कितने अच्छे औरंगाबाद में हिसाब में? उतने ही 20 को हिसाब करना है पूरा, याद रखो प्यारे। हाँ, अब लिख लो, इमली 220, मीठा तेल 160, कितने हो गए? 380। उसमें नमक मिला लो 25 रुपये, 405। आप उसमें हरी मिर्ची मिला लो 100 रुपये, 500। अब उसके बाद चावल ले लो आप 72 रुपीज, फोर्स ऐड कर लो। चावल 39 रुपीज ऐड कर लो। मसूर की दाल 155 रुपये। लाल मिर्ची 450 रुपये। कितने हुए? 1000 रुपये हो गए। नौ 921, 1221। अब हमारी मां और बहनों का फेवरेट आइटम एलपीजी सिलेंडर। वो एलपीजी सिलेंडर जो है, मोदी जी इतना गैस छोड़े 10 साल में, माने लाइटर वेन में दिल पे नहीं लेना, 450 रुपये से 900 से 1000 रुपये में हो गया। अब 1500 इन्हों क्या बोल रहे शिंदे, अमित शाह, लाडली बहन 1500 रुपये दे के 2000 तुम्हारे से निकाल ले रहे। समझे आप? इसको बोलते गुजरात मॉडल। 1500 रुपये अकाउंट में, 2000 रुपये निकाल लो। अब उन्हें बड़ा खुश, 1500 आए। अब उसको नहीं मालूम, वहां जाके मार्केट में गए तो हैदराबाद में बोलते इसके मुंह में मट्ठी पड़ो, 1500 लेके 2000 निकाल दिया। तो हमारे महाराष्ट्र की जनता से हम अपील कर रहे, हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहे, 1500 आए रख लो, मगर सबसे ज्यादा महंगाई इन्फ्लेशन पूरे भारत में महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के महिलाओं को सेफ्टी होना, आपको मालूम महाराष्ट्र में 2022 में 2904 खवातीन महिलाओं का रेप हुआ। आपको मालूम महाराष्ट्र में 2022 में 12,260 महिलाओं का किडनैपिंग हुई। महाराष्ट्र में 2022 में महिलाओं पर हमले 5,209 हुए। अरे अमित शाह, शिंदे, फडणवीस, तुमको क्या हो गया? रेप हो रहा है महिलाओं का, किडनैपिंग हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, और तुम बोल रहे हम 1500 दिए, 1500 दिए।
क्या कर रहे तुम? महिलाओं की सेफ्टी महाराष्ट्र में आज नहीं है। आए दिन महिलाओं का किडनैप हो जाता है, महिलाओं पर असॉल्ट होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, मगर ये बीजेपी, ये अमित शाह, ये फडणवीस बोल रहे हम 1500 दिए, 1500 दिए। अरे तुम तो मोदी बोले थे ना 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख की जगह 1500 आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख के दिन एक एक वोट डालकर इम्तियाज जलील को आप अपना आमदार बनाइए। और ये जो यहां का आमदार है, क्या नाम है? हाँ, सावे। अरे भाई साहब, जरांगे पाटिल के ऊपर जब पुलिस लाठीचार्ज हुआ, तुम उस वक्त गार्डियन मंत्री थे, तुम नहीं गए जरांगे पाटिल के पास? क्यों नहीं गए जरांगे पाटिल के पास? तुम क्यों नहीं गए तुम जरांगे पाटिल के पास? सावे, तुम आज मोदी के पास बैठे हुए, जब जरांगे पाटिल पे लाठीचार्ज हुआ तुम गार्डियन मिनिस्टर थे, तुम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या चीज तुमको रोकी? मैं मराठा समाज को एक पैगाम दे रहा हूं, मजलिस के जितने उम्मीदवार आमदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मैं मराठा समाज को पैगाम दे रहा हूं, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मगर क्या मोदी देंगे, क्या फडणवीस देंगे, ये इनको सोचना है। और शिंदे साहब को मैं बोलना चाह रहा हूं, शिंदे को मालूम हो गया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। फडणवीस को भी मालूम हो गया कि मैं नहीं बनने वाला हूं, इसीलिए फडणवीस औरंगाबाद आके दूल्हे भाई का नाम लिया, असदुद्दीन, असदुद्दीन, असदुद्दीन। अरे फडणवीस, तुम जरांगे पाटिल का नाम लेते मगर नहीं लिए, मेरा नाम लिए। अरे तुम नाम बदल दिए, मगर जिस जगह का तुम नाम बदले उसी जगह पर 2024 में 256 महीने में जून तक किसान खुदकशी कर लिए। मेरे भाई, गांव में, देही इलाकों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बेटियां नहीं, बेटों की शादी नहीं हो रही है। ये हाल महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, मोदी ने बना के रख दिया। अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करके बांटो, तोड़ो। मेरी आपसे अपील है कि आप इनके मंसूबों में उनको कामयाब होने मत दीजिए। ये जो पीछे से वार करना चाहते हैं इनको पहचानिए। ये जो लोग खड़े हुए हैं ये सिर्फ हराने के लिए खड़े हैं। 20 तारीख के दिन मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उम्मीद की बुनियाद पर बटन दबाइए। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको धोखा दिया गया, हमको मक्कारी की गई और हमारे इम्तियाज जलील को कामयाबी से रोक दिया गया। जब 20 तारीख को जाएंगे तो याद रखिए ये वो इम्तियाज जलील है जिसने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, यही इम्तियाज जलील ने पूरे महाराष्ट्र के गरीब और मजलूम और गुलामान मुस्तफा को उठाया और जगाया और 10,000 गाड़ियों के साथ इम्तियाज जलील बंबई पहुंच जाता है। इसीलिए आज इम्तियाज जलील के खिलाफ सब आवाज उठा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, याद रखो, जो लोग इम्तियाज जलील के खिलाफ वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, अरे तुम किसका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो देख लो। मगर मुझे यकीन है यहां की आवाम पर, यहां की मां और बहनों पर, गयूर नौजवानों पर कि 20 तारीख को औरंगाबाद के फिजाओं में क्या नजर आएगा। 20 तारीख को औरंगाबाद के गली कूचों में क्या नजर आएगा।
हर घर से क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर दुआ में क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। आपको एक अच्छे आमदार की जरूरत है जो आपकी खिदमत कर सके। ऐसे लोगों को कामयाब होने मत दीजिए। जिसने 10 साल से कुछ काम नहीं करवाया, तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। पतंग को, पतंग को, पतंग को, और मेरे साथ एक्शन करिए। कैसा करते अपना एक्शन डाल के सबको। यस, सलाम अलैकुम। कल कहां जलसा है? कल कहां जलसा है? कल एक जलसा है, उसमें आएंगे आप लोग। जरा आना, जरा ताकत दिखाना। मोदी जो है गाड़ियां भिजा भिजा के लोगों को ला रहे, आओ 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 आओ, मगर आप खाली चलते हुए आ जाओ, काफी है। अस्सलाम वालेकुम।